गवर्नर साहब को कहाँ से अलार्म नाज़िल हुआ कि उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुला लिया। इतने ख़तरनाक माहौल बन गया है। अफलातून कहता था कि जब आप व्यापारियों को सियासत में लाएंगे तो फिर जो वो हशर करेंगे। जो तनकीद कर रहे हैं कराची के बारे में इल्म तो नहीं रखते, तो ये पता नहीं, न पढ़ते हैं, न सुनते हैं, न सोहराब गोट से आगे जाते हैं, कुछ पता नहीं है उनको। सिर्फ नाम चंद आते हैं। भाई आप जब निकलोगे नहीं, जब आप सोओगे रात को 3:30-4 बजे, उठोगे दोपहर के 1 बजे, दुनिया में कहीं ऐसा शहर है जो रात को 4 बजे तक जागता हो और सुबह को 1 बजे वहाँ ज़िंदगी शुरू होती हो? तो मुझे बताएं कि एक एबनॉर्मल स्केड्यूल के साथ बंदा नॉर्मल बात कर सकेगा? भाई इस उर्दू अदब में सिंधियों का हाथ है। मुझे बताएं कोई हुसामुद्दीन राशिदी ने जितना उर्दू अदब के लिए काम किया, एक उर्दू का कोई राइटर बताएं जिसने सिंधी के लिए इतना काम किया हो? अंजुमन तरक्की उर्दू कौन चला रहे हैं? अब भी कौन चला रहे हैं? हम चला रहे हैं। जो उजारादारी थी ना, नाम नेहाद कौमी प्रेस, वो दफन हो चुकी है। अब सोशल मीडिया ही कौमी प्रेस है। और उधर हमारे लड़कों ने जिस तरह से इनकी भूंडे जो बातों का जवाब दिया है और प्रोपेगेंडा का जवाब दिया है, वो भी देखने के काबिल है। पढ़े लिखे हैं, अब वो आ गए हैं बिजनेस में कॉम्पीट करने लगे हैं। रूरल एरियाज के लोग अपने कैपिटल सिटी में आते हैं तो वो बाहर क्यों है? इनके बकौल ना, मियाँ चन्नू का बंदा लाहौर जाएगा तो उसको कोई कहेगा कि यहाँ से निकलो। तिमरगरा का बंदा पेशावर जाएगा, कोई कहेगा, कोई पूछेगा? क्या था कि ये जब लियाकत अली खान के दौर में जो ब्यूरोक्रेसी थी ना, वो एक ख़ास इनके उसकी थी। हाशिम रज़ा से लेकर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, एसपीज, ये वो, तब तक ये ठीक थे, सब सही था। जैसे जैसे इंटीरियर के लोग पढ़कर कंपटीशन में आए हैं, अब भाई वो कंपटीशन कितनी जॉब्स हैं सिंध सेक्रेटरी? 10,000, 20,000, 30,000, ठीक है। तो बाकी जो प्राइवेट सेक्टर में कोरंगी के फैक्ट्रीज से लेकर और प्राइवेट अस्पतालों तक सिंधी स्पीकिंग काम कर रहे हैं, वो भी सिफारिशी हैं। जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पास कर रहे हैं, वो भी सिफारिशी हैं। गुज़श्ता कई सालों से जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, CSS के एग्ज़ाम में कराची की सीटें खाली जा रही हैं कि ये जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी थी ना, ये हमसे सुपीरियर थी तालीम में। तालीम को तो भाई साहब ने कमांडो और छिकरा और धोबी और काने, कनकटे, कनकटा और लंगड़ा और ये देकर कर दिया पूरा। मेरा खुद एजुकेशन से ताल्लुक़ है, मैंने 8 साल इस शहर में पढ़ा है। ये तालीमी इदारे उनकी क्या, कराची यूनिवर्सिटी में तो कोई सिंधी वाइस चांसलर आज तक नहीं हुआ ना, उसका जाकर हशर देखो। मैं वहाँ स्टूडेंट रहा हूँ, वहाँ पूरी लान ठीक नहीं मेंटेन हो रही, वहाँ करप्शन का गढ़ बना हुआ है, उनके ज़मीनों पर कब्जा हो गया है। देखा है सोशल मीडिया पे 2-3 कम अकल जो है ना, वो मिसालें दे रहे हैं कि फ़लाँ जर्नल हमारा, फ़लाँ जर्नल हमारा। सिंधियों का कौन सा जर्नल है? सिंधियों ने क्या किया है? तो क्या है जावेद दोस्त चांड मेजर जनरल, वो कौन है? मेजर जनरल शबीर नारे जो कौन है? कौमों की पहचान जर्नल से की जाएगी? मैं ये कहता हूँ कि एक शोभा जाती अगर कंपटीशन होती है ना, तो हमारे लोग आ रहे हैं। अभी मैं अब चैलेंज करता हूँ, सिंध असेंबली में सरदार शाह के इक्वल कोई इनके ऑरेटर दिखा दें, मुकर्रर दिखा दें, कोई नहीं है। कोई तारीख का जो है जानने वाला दिखा दें। ऐसे कई इनके मिनिस्टर हैं, हमारा उनसे इख्तलाफ है। पार्लियामेंट्री मटीरियल की बात है तो वो इससे क्वालिटेटिवली वो भी बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मंसूरनामा। मैं हूं मंसूर मुगेरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई अहम टॉपिक है और उसके लिए हमने मदऊ किया है सिंध के नामवर दानिश्वर, पढ़े लिखे अदीब, शायर और मुहक्किक जनाब इनाम शेख साहब को। एक बार फिर हमारे प्रोग्राम आने पर शेख साहब आपको वेलकम। शेख साहब ये बताएं, ये जो सीनरी डेवलप हो गया है अचानक हफ्ते 10 दिन में कि गवर्नर साहब को कहाँ से अलार्म नाज़िल हुआ कि उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुला लिया अपने गवर्नर हाउस में। पहले उसका नाम रखा कि एजुकेशन पे है, एजुकेशन के छोड़ के फिर उनको पॉलिटिकल कर दिया और इस तरह की तकारीरें की गई जिससे एक इंतहाई ख़तरनाक माहौल बन गया है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, गवर्नर हाउस पहले तो आप देखें कि अलामत किस चीज़ की है, वो वफाक की अलामत है। और इस गवर्नर हाउस में पता नहीं कौन कौन से गवर्नर रहे हैं, यानी अंग्रेज़ों की तो बात छोड़ें आप, डॉ और जाइल्स और पता नहीं कौन कौन से बड़े लोग उधर रहे हैं। लेकिन उर्दू स्पीकिंग में भी बहुत अच्छे लोग रहे हैं। हकीम मोहम्मद सईद है, दिलावर ख़ान जी है, अशरफ ताबानी है, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम है। मतलब एक से एक शानदार शख्सियत का आदमी था।
मसला ये था कि वो पढ़े लिखे थे, अदब और सकाफ़त और सियासत और इन चीज़ों से, इंसाफ से दिलचस्पी थी। तो वो जब भी रहे तो उन्होंने बिल्कुल एक नॉर्मल बिहेव किया जैसे गवर्नर को करना चाहिए। अब टेसोरी साहब आपको पता है, हम कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, एल्फी में जाते थे तो वहाँ पर एक टेसोरी वॉच हाउस होता था। एल्फी स्ट्रीट सदर की बात कर रहे हैं? सदर की ज़ेबुनसा स्ट्रीट जो अब मशहूर है। तो अफलातून कहता था कि जब आप व्यापारियों को सियासत में लाएंगे तो फिर जो वो हशर करेंगे, ये अफलातून ने कहा है। अफलातून का कहना है कि आप बिजनेसमैन को अगर तजारत पेशा लोगों को जब ले आएंगे सियासत में तो वो जो मुल्क का हशर करेंगे वो आपके सामने होगा। अब टेसोरी साहब हैं, उनकी अदरवाइज़ कोई न कोई एक इंटेलेक्चुअल के, एक स्टेट्समैन के, एक सियासतदान के कोई एक रेपुटेशन थी। फिर वहाँ से वॉच हाउस से अचानक कोई सिंध के, जिनको वडेरों को वो बुरा भला कहते हैं, उन्हीं वडेरों से उनकी दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने जायदादें बनानी शुरू की और जब जायदादें आई तो फिर पावर की तरफ इधर उधर देखा तो फिर पावर के लिए आसान जो कॉरिडोर MQM मिल गई। और MQM में इतना बहरान था कि लोगों की कमी थी, इनको आकर बिठा दिया। तो आप देखें अब ये सिर्फ कॉन्फ्रेंस नहीं, गुज़िश्ता 2-2.5 साल से ये जिस तरीके से गवर्नर हाउस को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ ए स्टेट्स पर्सन। और ये जो इजलास इन्होंने बुलाया, इसमें भी इन्होंने अपने पसंद के वो लोग बुलाए जो उनकी ज़ुबान जो वो ख़ुद नहीं कह सकते वो दूसरे आकर कहें, और यही हुआ। लोग कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है, लोगों ने कहा कि दूसरी मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं जो इशारा करा रही हैं, जो उससे बुलवा रही हैं, लेकिन आदमी की अपनी भी कोई शनाख्त होती है। अच्छा, उधर आकर मुगेरी साहब आप हैरान रह जाएंगे, इन लोगों ने सिंध की तारीख़ के मुतल्लिक एक पेज नहीं पढ़ा। जिन्होंने तकर्र की है, न चचनामे का पता है, न तोहफ़तुल कलाम का, न बेगलार नामे का, न लुबे तारीख़ सिंध, जितने माख़ज़ हैं बहुत बड़े। इवन उन्होंने, मैं गारंटी से कहता हूँ कि अरबो सिंध के ताल्लुकात जो सुलेमान नदवी की लिखी हुई किताब है वो भी उन्होंने, इवन कुदूसी साहब की जो सिंध पे है वो भी नहीं पढ़ी होगी। कुछ भी नहीं, कोई मुताला नहीं है। फजूल किस्म का बहस कराची सिंध की है या नहीं। अरे भाई, ये कराची दीबल तो यही था ना, जहाँ ये ठट्टा और कराची के बीच में एक पोर्ट था ना दीबल, जहाँ पर अरबों ने आकर कब्ज़ा किया था। सुमरा दौर ख़त्म हो गया, समा दौर ख़त्म हो गया, कलोड़े आए, टालपुर आए, अंग्रेज़ आए, ममलकत आई। किसी ने नहीं कहा कि कराची पहले नहीं था सिंध में। ये पहले कोई पता है, बर्ट्रैंड रसल के पढ़े हुए के शागिर्द हैं जिनको इल्हाम हुआ कि कराची। भाई, कराची सदियों से एक मछेरों का गांव था। कराची रोड ये आपने कैसे रखा है, कराची बाईपास माई कोलाची पर रखा है ना। उसके साथ बेटे थे, वो एक मशहूर दास्तान है, गुलबाई के कब्रिस्तान में उनकी जो है वो कब्रें हैं, मोड़ो मीर भर। और ये मंगो पीर, ये सदियों पुराना किस्सा है। सदियों से कराची थी। हुआ ये कि ये जो बलोच साहब जो आपके दोस्त हैं वो भी कहते हैं कि कराची हमारा है। भाई, कराची आपका नहीं है। कराची में जो दीवान भोजोमल थे, जो नाउमल के दादा, जिसको हम गदार सिंध कहते हैं, जो उन्होंने अंग्रेज़ों से साजबाज की थी, तो उनके दादा भोजोमल एक ही वक्त उसके अच्छे ताल्लुकात थे अंग्रेज़ों के साथ, खान अफकलात के साथ और सिंध के तालपुरों के साथ। तो इनके दरमियान ये बिज़नेस करते थे। उन दिनों में कराची खान अफकलात में इसलिए गई थी कि काछो के जंग में, कच्छी की जंग में सिंध के लश्कर के हाथों खान अफकलात अमीर अब्दुल्ला खान, उनकी हलाकत हुई थी। नहीं, उनका जो है दामाद कच्छी की जंग में लड़ रहा था।
तो उनकी जो है वहाँ पर मौत हो गई सिंधी लश्कर के हाथों। सिंध के लश्कर की जो है वो, आप भी लाड़काना के हैं, शाह बहारो उसकी कमांड कर रहे थे, और दीवान गिद्दूमल उधर से ये कलात के बरोही थे। आपको लोगों को शायद पता हो कि ये कलात वाले बेसिकली ये भी अफ़गानिस्तान से माइग्रेट करके आए हैं, तो इनके अफ़गानिस्तान के बादशाह थे, ताल्लुकात थे। उन्होंने उनको जो है आहो बका की कि भाई ये सिंधियों ने हमें तो मार भगाया है, हमारा बंदा भी मार दिया है सपा सालार। तो अफ़गानों ने फिर जुर्माने में ये कराची 20-30 साल के लिए दिला दी कलात को। उससे पहले कलोड़ा दौर में आप देखें, रावल की या जो दूसरे बड़े मुसन्निफीन हैं उनकी किताबें खोल कर देखें तो फ्रेंच बिजनेसमैन को गुलाम शाह कलोड़ ने 1745 में ये परवाना दिया है कि यहाँ आप अपनी कोठी कायम करें कराची में। पढ़ते कुछ भी नहीं है। तो फिर बलोचों ने ये क्लेम तब भी करते हैं कि भाई कराची वो आपका एक जुर्माने में और सज़ा में मिला था। फिर जैसे ही दीवान भोजोमल ने वहाँ पर किला कायम किया, उस किले के ये मीठा दर और खारा दर 2 दरवाजे थे उस किले के, एक समंदर की तरफ जाता था, एक मीठे पानी लियारी नदी की तरफ जाता था। तो जब वो उन्होंने पूरा एक किला बना लिया तो मीर फ़तेह अली ख़ान टालपुर तब तक बड़े स्ट्रांग हो चुके थे, उन्होंने फ़ौज कशी करके इसको दोबारा सिंध में शामिल कर दिया। ये था कराची की हिस्ट्री। कराची के अच्छा उसके बाद आए कराची अंग्रेज़ों का दौर में सिंध का दारुल हुकूमत रहा, और ये सारी जो तरक्की हुई है आप देखें, कराची पोर्ट ट्रस्ट से लेकर नेटिव जेटी पुल से लेकर जो जितनी भी बिल्डिंग्स बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ट्राम सर्विस हुई है, ये अंग्रेज़ों के दौर में हुई है। ये भाई जो आकर कहते हैं कि यहाँ तो कुछ नहीं था, अजड़ थे, जाहिल थे, ओ भाई 1000 साल में हमने जो अपनी मिडिल क्लास बनाई थी ना हिंदू बिजनेसमैन के रूप में, वो बेचारे 1 साल में चले गए। गैप तो होना था ना। सिंधी मुसलमान या ज़मींदार थे या खेती बाड़ी करते थे या दूसरे छोटे मोटे काम करते थे। असल जो बिज़नेस और एक ऐसे समझे कि मेन जो था ट्रेड, वो था हिंदू उसमें, जो कि सुमरा दौर से शुरू हुआ है। पूरा 1000 साल उसने समरकंद बुखारा से लेकर और बारबाडोस तक ये उन्होंने अपनी बिजनेस किया है। ये ट्रेड यहाँ से कराची से ही वाया समंदर देखें, ये 350-450 किलोमीटर की जो पट्टी है, अली बंदर हो, लाहरी बंदर हो, केटी बंदर हो या पूर्व बंदर का जिक्र है, वो पूर्व बंदर कहाँ है? पूर्व बंदर तो थोड़ा बदीन से आगे जो रास्ता उधर गुजरात की तरफ जाता है, वो बेसिकली गुजरात में है इस वक्त, कच्छ के उसके। तो ये जो सारी थी, ये तो मतलब समुद्री किनारा तो यही था ना, राम की बाज़ार और ये जो जितने भी बड़े बंदर थे या बंदरगाहें थी उस दौर में। कराची तो नहीं था। जब वो उनकी डेप्थ ख़त्म होती चली गई, कराची अनटच था, तो इधर तब जो है इसको नया एक स्टेटस मिला। और फिर ये बलूचिस्तान के करीब था, तो बिज़नेस के लिए, तजारत के लिए ग्वादर हुआ, इवन ओमान हुआ या ज़ंजिबार हुआ, कीनिया हुआ, यहाँ तक ये सिंधी हमारे बिजनेसमैन अपना बिज़नेस करते थे। शाह लतीफ़ ने इस पर 2 सुर लिखे हैं। तो ये पता नहीं, न पढ़ते हैं, न सुनते हैं, न सोहराब गोट से आगे जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन जो तनकीद कर रहे हैं कराची के बारे में इल्म तो नहीं रखते, सिंध की जाग्राफ़ी का भी उनको पता नहीं है, कुछ पता नहीं है उनको, सिर्फ नाम चंद आते हैं। भाई आप जब निकलोगे नहीं, जब आप सोओगे रात को 3:30-4 बजे, उठोगे दोपहर के 1 बजे, दुनिया में कहीं ऐसा शहर है जो रात को 4 बजे तक जागता हो और सुबह को 1 बजे वहाँ ज़िंदगी शुरू होती हो? तो उनका दिमाग कितना काम करेगा इस शहर का, भले सिंधी भी रहते हों। अलमिया ये है कि इसका जो स्केड्यूल है वो ही अब नॉर्मल है। ये तो बात सही है आपकी। हाँ, मुझे बताएं, पूरी दुनिया में मैं एक बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप का है, हाँ, लोग सुबह को 4-5 बजे जागते हैं, रात को 8-9 बजे वीराना हो जाता है। जापान जाएं, इंग्लैंड जाएं, जहाँ भी जाएं,
पूरे यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, इवन ऑस्ट्रेलिया तक ये है ये। जल्दी, हाँ। तो मुझे बताएं कि एक एबनॉर्मल स्केड्यूल के साथ बंदा नॉर्मल बात कर सकेगा? भाई इस उर्दू अदब में सिंधियों का हाथ है। मुझे बताएं कोई हुसामुद्दीन राशिदी ने जितना उर्दू अदब के लिए काम किया, एक उर्दू का कोई राइटर बताएं जिसने सिंधी के लिए इतना काम किया हो। अंजुमन तरक्की उर्दू कौन चला रहे हैं? अब भी कौन चला रहे हैं? हम चला रहे हैं। हमें तो उर्दू से प्यार है ना। हम तो मीर दर्द हो, सौदा हो, रुस्वा हो, मजनू हो, फराक हो, दाग हो, हम तो उनसे मोहब्बत करते हैं। अब इनके नसीब में शाह लतीफ़ से मोहब्बत नहीं है, अब इनके नसीब में सचल सरमस्त के साथ मोहब्बत नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? जब उर्दू का इधर कुछ नाम निशान नहीं था तो 250 साल पहले क्या कहता है सरमस्त, सचल सरमस्त, यूं ही तो नहीं इश्क में सरमस्त हुआ मैं, एक रूह मेरे रूह में तहलील हुई है। वाह वाह। अब मुझे बताएं इससे शुस्ता उर्दू कोई लिख सकता है इधर? भाई उर्दू के साथ हमारा पुराना ताल्लुक़ है, हिंदी के साथ पुराना ताल्लुक़ है। तुम तो जुम्मा 8 दिन अब आए हो सिंध में। सिंध का कल्चर का अपना एक ओरा है, एक ग्रैंड, सिर्फ मोहनजोदड़ो है और भाई आमरी है, मेहरगढ़ है, कदम कदम पर सिंध में तारीख है। अरब ऐसे तो नहीं आते। अरब क्यों नहीं गए दूसरे इलाकों में? इसलिए नहीं गए कि सबसे ज़्यादा सरसब्ज और खुशहाल सिंध था। तो सिंध के बारे में पहले जानो, पहले आप समझो, पहले पढ़ो। मैं यकीन से कहता हूँ कि सिंध का जो सियासी लीडर है ना या सियासी कारकुन है, लो क्वालिटी का भी कारकुन फारूक सत्तार से ज़्यादा पढ़ा लिखा है और मुस्तफ़ा कमाल से ज़्यादा पढ़ा लिखा है। आप बड़ी दावा कर रहे हैं। हाँ, हम अपने लोगों पर हंसते थे कि यार इनको, ओ भाई वो तो उनको तो ये तक पता होता था कि अंगोला में क्या हो रहा है, क्यूबा का कास्ट्रो क्या कर रहा है, कल्चरल रेवोल्यूशन क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होती है। पूछें इनसे, हम हमारे साथ बिठा दें डायलॉग में, देखें कि इनमें कितना दम है। ये समझते हैं कि कोई सिंधी बस टोपी पहनकर तारिक रोड पर जो है मुंह खोल कर घूमने वाले हैं। वो भाई दौर चेंज हो चुका है। सिंध की डायस्पोरा ऑर्गेनाइजेशन साना इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी डायस्पोरा ऑर्गेनाइजेशन है। हम 29 अप्रैल को लंदन में पूरे दुनिया के सिंधियों का इजलास करने जा रहे हैं, जिसमें साउथ कोरिया से लेकर और ज़ंजिबार से लेकर और ब्राज़ील से लेकर जहाँ जहाँ सिंधी रहता है वो आएगा। 29 अप्रैल में लंदन में हो रही कॉन्फ्रेंस ये। सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन आपके सामने काम कर रही है, दिखाएं ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन। सिंधी अदबी संगत जैसी कोई दिखाएं। भाई सिंधी पढ़े लिखे लोग हैं। अब ये जो टेक्नोलॉजी आई है ना, इन्होंने सिंधियों को इतना, सिंधी यूथ को एडवांटेज दिया है। उन्होंने स्टार्टअप्स अपने कायम कर लिए हैं, उन्होंने छोटे छोटे बिजनेस कर लिए हैं। वो जो मुर्तज़ा सोलंकी है वो 7 से बैठकर 30-30 लाख रुपया महीना कमाता है। सिलिकॉन वैली तक पहुंचने वाला। इधर हमारे लोग हैं कोटरी से, जामशोरे से 25-30 लाख 40 लाख महीने में कमा रहे हैं। टेक्नोलॉजी इनकी जो उजारादारी थी ना, नाम नेहाद कौमी प्रेस, वो दफन हो चुकी है। अब सोशल मीडिया ही कौमी प्रेस है। और उधर हमारे लड़कों ने जिस तरह से इनकी भूंडे जो बातों का जवाब दिया है और प्रोपेगेंडा का जवाब दिया है, वो भी देखने के काबिल है। सिंधी पढ़े लिखे हैं, अब वो आ गए हैं बिज़नेस में कॉम्पीट करने लगे हैं। आप जाएं शादी हाल में जाएं, आप सिक्योरिटी इदारों में जाएं, और आप होटलों में जाएं, पेट्रोल पंपों पर जाएं, चिंची रक्षा देखें, हॉस्पिटल्स में जाएं, जहाँ जाएं वहाँ प्रोफेशनली कॉम्पीट करके वो लोग बैठे हुए हैं। हमने देखा है सोशल मीडिया पे 2-3 कम अकल जो है ना वो मिसालें दे रहे हैं कि फ़लाँ जर्नल हमारा, फ़लाँ जर्नल हमारा। सिंधियों का कौन सा जर्नल है, सिंधियों ने क्या किया है? तो क्या है जावेद दोस्त चांड मेजर जनरल, वो कौन है? मेजर जनरल शबीर नारे जो कौन है? और पीछे भाई आ रहे हैं सारे हमारे मेजर जनरल भी, इंशाल्लाह लेफ्टिनेंट जनरल भी बनेंगे। कौमों की पहचान जर्नल से की जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि एक शोभा जाती, अगर कंपटीशन होती है ना, तो हमारे लोग आ रहे हैं अभी 8-10 जो है वो ब्रिगेडियर हैं। और एक दोस्त बता रहा था कि ये फोर्सेस हैं, उसमें माशाल्लाह सिंध की तादाद अब 1 लाख के करीब पहुँचने वाली है, मेडिकल कोर और ये सब कुछ मिलाकर। तो गान आर द डेज व्हेन, जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे, वो दौर चला गया। अब वी कैन टॉक विद दीज पीपल आई बॉल टू आई बॉल, हमें बात करना आती है।
आप समझते हैं कि आप ये जाम छोड़ दें, इनको कहें कि ये जो इनको खामखा का एग्ज़ाम है वो छोड़ दें। अब टेक्नोलॉजी ने लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल कर दिए। अब जो लाड़काना में बच्चा बैठा हुआ है वो कॉम्पीट कर रहा है, वो अमेरिका में और कनाडा में जॉब ले रहा है। मेरा खुद अपना बेटा एक नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी में डेटा कंसल्टेंट है कनाडा में। मेरी बेटी रियाज में काम कर रही है। रोल की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो ऐसे ही मैंने अपने घर की मिसाल दी, ऐसे हज़ारों लड़के हैं। मैं दावत देता हूं कि टोरंटो में होने वाला है जुलाई में साना का इजलास, उसमें हमारे यूथ का भी एक सेक्शन है। उधर आकर देखें कि वो क्या बात कर रहे हैं और उनका क्या स्टेचर है। ये बात आप निकाल दें। हम इनके सियासी लीडरों से ज़्यादा हमारे लीडर जो है वो मैं अब चैलेंज करता हूँ, सिंध असेंबली में सरदार शाह के इक्वल कोई इनके ऑरेटर दिखा दें, मुकर्रर दिखा दें। कोई नहीं है। कोई तारीख का जो है जानने वाला दिखा दें। ऐसे कई इनके मिनिस्टर हैं, हमारा उनसे इख्तलाफ है, गवर्नेंस पर उनके साथ हमारा बहुत इख्तलाफ है। पीपल्स पार्टी की बात पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन पार्लियामेंट्री मटीरियल की बात है तो वो इससे क्वालिटेटिवली वो भी बेहतर है इनसे। उनको बात करना, रूल्स करना, कंडक्ट करना, सही तरीके से रिप्लाई करना। इन्होंने जितने लोग बनाए थे ना वो सारे पैसे लेकर भाग गए। वो बाबर गोरी ने जाकर ह्यूस्टन में बनाया, किसी ने सिद्दीकी साहब ने दुबई में बना दिया। अब वो खुद ही कोस रहे हैं कि भाई हमसे फराड करके चले गए। तो यही था वो बाअखलाक लोग और नफीस लोग और पढ़े लिखे लोग जो अपने कम्युनिटी के साथ ये हाल करके गए। तो ये ऐसी बातें करो जो कॉमन सेंस की हो, जो दुनिया में तस्लीम की जाए। ये कोई फजीलत है कि आप जो है एक उस जो है सिंध के टुकड़े के पीछे पड़ गए हैं जिस सिंध ने आपको वेलकम किया, जिस सिंध ने, हम तो कहते हैं आप महाजर नहीं कहलवाओ, आप सिंधी कहलवाओ और सिंध के इंटरेस्ट के साथ वाबस्ता हो जाओ और सिंध की चीफ मिनिस्ट्री ले लो, हमें कोई इतराज़ थोड़ी है। ये जो सैयद बैठे हैं, बलोच बैठे हैं, ये भी तो सिंध में बाहर से आए हैं ना। कोई मिनिस्टर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई स्पीकर है। भाई आगा सिराज क्या है? आगा सिराज दुरानी है, पठान है ना। वो सिंध के साथ वाबस्ता है, वो हर जगह अलाउड। हम कोई नस्ल परस्त हैं क्या? हम वतन परस्त हैं। हम कहते हैं वतन की बात करो, धरती की बात करो, उसके साथ सिंसियर रहो। सारे असबाब तुम्हारे हैं, सब दौलत तुम्हारी है। और ये मिसकॉन्सेप्शंस ख़त्म कर दें। कराची सबको पाल रहा है। ओ भाई, कराची कैसे पाल रहा है सबको? कराची को रास्ता सिंध से, बाकी सिंध से आता है, उसको पानी उधर से आता है, उसको गैस इधर से आती है, बिजली उधर से बनती है, आती है। बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं इसके घोटकी से लेकर और थर तक, वो कहाँ है? उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इधर ही है ना, कराची में। सारे टैक्स पूरे सिंध का कहाँ कलेक्ट होता है? कराची जो सारा माल पैदा करता है वो कंज्यूमर कौन है? हम है ना। हम कल अक्वाफिना की या फलां बोतल की कॉल दे देते हैं कि इसका बाइकाट करो, देखें कितना बिजनेस होता है उनका। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आप वो बातें करें जो बातें म्यूचुअल इंटरेस्ट की हो, दोनों कम्युनिटीज़ को करीब लाएं। हम तो उर्दू से मोहब्बत करते हैं, हम तो अंजुमन तरक्की उर्दू संभालते हैं, हम तो उर्दू दानश्वरों को अपना जो है मेंटोर समझते हैं। ये कि किसी बात में आने के लिए तैयार नहीं। ये शर्म का मकाम है कि जिस असेंबली ने इनके आबा व अजदाद को इधर हार पहनाए, उसकी औलाद जो यहाँ पली बड़ी है, पैदा हुई है, वो जो है वो अलहदा बैठ गए हैं कि नहीं हम सूबा बनाएंगे। क्या हुआ इससे? हुआ ये खुद एक्सपोज हो गए। बाकी पठान, गिलगिती, सवाती, सराइकी, बलोच, सिंधी, ये सब एक तरफ हो गए। कच्छी, काठियावाड़ी सब एक तरफ हो गए। ये अकेले उधर बैठे हैं। पॉलिटिकल आइसोलेशन में तो ये गए ना। पीपल्स पार्टी को तो पॉलिटिकल एक लिवरेज मिल गया, सबने उठकर तकरीरें की। 4 करोड़ सिंधी रहते हैं, उनमें आप 1 करोड़ हो। अकल है आपको कि हम 4 करोड़ से मामलात बना कर रहे हैं या 4 करोड़ के साथ झगड़ा करें? पंजाब से लोग आएंगे इनकी अगर सपोर्ट करेंगे, केपी से आएंगे। ये जो नखरे सिंध में दिखा रहे हैं ना, ये किसी दूसरे सूबे में तो जाकर दिखाएं। करोड़ पक्का से लेकर लिया से लेकर और पिंडी तक लाखों उर्दू स्पीकिंग बैठे हैं, वहाँ ऐसी बात तो करके दिखाएं।
पूरा जो है वो सदरन पंजाब में लाखों लोग, मुल्तान में, और जो छोटे बड़े मियाँ चुनू तक हर जगह ये बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसी बातें उधर करके तो देखें तो उनको, ये सिंधी बड़े जगर वाले हैं। आप गुज़िश्ता 75-80 साल से एंटी सिंध एजेंडा पर मुसलसल बोले चले जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, इन्होंने किसी डेमोक्रेटिक मूवमेंट की कभी सपोर्ट की है? इन्होंने सिंध के जो रिसोर्सेज हैं उनको बचाने की तहरीक में कभी साथ दिया है? इन्होंने ये जब देखेंगे, आमिरत देखेंगे, उनके साथ ये बैठ जाएंगे, अयूब के साथ, मुशर्रफ के साथ, ज़िया के साथ। ये पॉलिटिकल कंडक्ट है। सिंधी अनपढ़ जाहिल है, वो कहेगा कि भाई मैं वोट दूंगा, मैं वोट की सियासत करूंगा। वो सेकुलर है, लिबरल है, प्रो डेमोक्रेसी है, जो इस दौर की मॉडर्न एजेंडा है। इस दौर की एक सिंध का देहाती भी उस पर अमल दरामद करता है। ये जो शहरों में रहकर और मजहबी इंतहा पसंदी को फ़रोग देते हैं, कम्युनलिज्म को जो है वो फ़रोग देते हैं, और बाहमी टकराव की सियासत करते हैं, रिएक्शनरी फोर्सेस के साथ होते हैं। शेख साहब, इसमें पूरी कम्युनिटी का कसूर तो नहीं है ना? कम्युनिटी को इन्होंने लॉलीपॉप दे रखा है, तो उस कम्युनिटी को कैसे इनसे अलग किया जाए, उन तक कैसे हक़ाइक़ पहुंचाए जाएं, उन नए नस्ल से कैसे हम रोशनास कराएं कि भाई जिस सिंध के बड़ों ने आपके आजा और अजदाद के साथ दिल खोल के वेलकम किया था, आप ये किस रूट पे चले हैं, तो उनको कौन बताएगा? देखिए ना, वो कुरान शरीफ की आयत है ना, सुम्मुम बुकमुन उम्मीयुन फहुम ला यरजऊन। इनकी आँखों, कानों और दिलों पर मोहरें लगी हुई हैं। ये न सुनते हैं, न समझते हैं, न बात करते हैं। इनकी जो लीडरशिप है ना, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो तो ये है ना, क्या नाम है गवर्नर का? टिसोरी साहब और फारूक सत्तार, और ये जिनको कुछ तारीख से मकबूल सिद्दीकी, कोई दिल। और भाई खालिद मकबूल सिद्दीकी से पूछो, तुम फेडरल मिनिस्टर हो, कितनी मरतबा रहे हो? महाजर नौजवानों को बताएं कितनी अपने महकमे में इन्होंने रोज़गार दिलाया है, कितने इदारे बनाए हैं कराची में। साइंस टेक्नोलॉजी की वजारत आपके पास रही, आपने क्या किया है साइंस में? आपकी 8 से 9% शहरी कोटा है। इस शहरी कोटा को कभी एक मुतालबा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट में जितनी वजारतें हैं उनमें हमें जॉब दी जाए? ये तो कहते हैं कोटा सिस्टम ख़त्म करो ना। किसको नुकसान होगा इससे? तो भाई अब मैं तो ये समझता हूँ इनको ही नुकसान होगा। ये जो 2-4% फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और इधर उधर ये ले रहे हैं ना, वो भी इनसे छिन जाएंगी। देखिए, कराची का नौजवान 15-17 साल की उम्र में कुछ न कुछ करके और अपना एक अर्ली करियर में चला जाता है। इंटीरियर का नौजवान के पास टाइम भी है और वसाइल न भी हों, लेकिन वो CSS के लिए टाइम लगाता है, मेहनत करता है, उसको उधर जॉब अवेलेबल नहीं है, उसके लिए यही अपॉर्चुनिटी है, तो वो वहाँ पढ़कर। और मैं लाड़काना कहूँ, लाड़काना के आप देखें पूरी ब्यूरोक्रेसी में लोग कैसे बैठे हुए हैं। आप जाकर शाहनवाज लाइब्रेरी लाड़काना को तो कह रहे हैं कि अपने लोगों को सिंध सेक्टर में भर दिया, अपने लोगों से जॉब्स मेरिट पे नहीं दे रहे हैं, ये तो ये बात कर रहे हैं। कैसे? अब ये बहुत सारी जॉब्स तो आ रही हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए, और वहाँ पर जो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन मोहम्मद वसीम खुद उर्दू स्पीकिंग है, कई मेंबरान उर्दू स्पीकिंग हैं। उनका गला जाकर पकड़े ना कि ये क्या हो रहा है। इसी तरह से गवर्नर एक जो है वो, मैं पीपल्स पार्टी का हामी नहीं हूँ, मैं बड़ा नकाद हूँ, आप सबको पता है, लेकिन एक बिल्डिंग को आग लगी है गुल सेंटर में। मैं खुद मार्स्टन रोड पर रहता था, जो इस पीछे है ना, ये मार्स्टन रोड है। उधर आपने कोई जगह छोड़ी है? ठेले वाले यानी एक इतनी इंक्रोचमेंट है कि आप पीछे से गुजर नहीं सकते। गवर्नर जो है वो इनकी कम्युनिटी का, और जनाब मेयर इनकी कम्युनिटी का, और अपनी वो जो KMC के सारे जो महकमे हैं उनके हेड, वो 90% एम्प्लॉइज़ ये वो सारे छूट गए। गालियाँ एक सियासी जमात को, मुराद अली शाह को, कि भाई मुराद अली शाह क्या उधर लाठी लेकर खड़ा होता है क्या? उनके पार्ट पर जो गलती है वो ये है कि जो चेक सिस्टम है उनका काम नहीं कर रहा। लेबर इंस्पेक्टर है या अपना टैक्स इंस्पेक्टर है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, वो है उनके पार्ट पर,
यूनियन उनकी क्या कर रही थी, अड़ोस पड़ोस का जो है सिस्टम्स कितने काम कर रहे थे, उनकी कैमराएं कैसे चल रही थी। भाई उनसे भी आप पूछो ना, कभी कितने लोगों ने जाकर मेयर के जो खुद उर्दू स्पीकिंग है, उनकी वालदा हमारे साथ कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, फौजिया, तो जाकर उनसे पूछे। आप जाकर जो है वो दूसरे जो महकमे हैं उनके हेड से जाकर पूछो कि ये क्यों हो रहा है। उधर आप नहीं जाते, सीधा एक गरीब आदमी कंदकोट, कश्मीर, शिकारपुर से जलीलो ख्वार होकर अपने कैपिटल के शहर में आता है, वहाँ सस्ते दामों पर लेबर देता है। कौन यार, आज 25,000 रुपये महीने में कितने लोग ये काम करेंगे? लेकिन उनको एडवांटेज ये है कि वो 4-5 लोग जब 25-20 हज़ार पर काम करते हैं तो 1 लाख रुपया उनको मिल जाता है, जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। चीप लेबर करते हैं, यहाँ सर्व करते हैं। ये तो बिल्कुल ट्रंप वाली पॉलिसी है ना कि भाई निकालो, बाहर के लोगों को निकालो। भाई बाहर के लोग ही आपको चीप लेबर दे रहे हैं। सिंध के जो रूरल एरियाज़ के लोग अपने कैपिटल सिटी में आते हैं तो वो बाहर के हुए, इनके बकौल ना। हम तो भाई मियाँ चन्नू का बंदा लाहौर जाएगा तो उसको कोई कहेगा कि यहाँ से निकलो, या जो है वो तिमरगरा का बंदा पेशावर जाएगा, कोई कहेगा, कोई पूछेगा? ये इन्होंने क्या था कि ये जब लियाकत अली ख़ान के दौर में जो ब्यूरोक्रेसी थी ना, वो एक ख़ास इनके उसकी थी, हाशिम रज़ा से लेकर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, एसपीज़, ये वो, तब तक ये ठीक थे, सब सही था। जैसे जैसे इंटीरियर के लोग पढ़कर कंपटीशन में आए हैं, अब भाई वो कंपटीशन, कितनी जॉब्स हैं सिंध सेक्रेटरीट में? 10,000, 20,000, 30,000, ठीक है। तो बाकी जो प्राइवेट सेक्टर में कोरंगी के फैक्ट्रीज से लेकर और प्राइवेट अस्पतालों तक सिंधी स्पीकिंग काम कर रहे हैं, वो भी सिफारिशी हैं। जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पास कर रहे हैं, वो भी सिफारिशी हैं। इनाम साहब, हमने देखा है कि गुज़श्ता कई सालों से जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, CSS के एग्ज़ाम में कराची की सीटें खाली जा रही हैं। तो क्या वजह है कि कराची के जो बच्चे कल इन कंपटीशन के एग्ज़ाम में आते थे, आजकल वो नहीं आ रहे? क्या वजह है? देखें, 2-4 आम फैक्टर हैं। नंबर 1 कि ये जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी थी ना, ये हमसे सुपीरियर थी तालीम में और यानी स्किल्ड लेबर में। और जो है वो एक दो और शोबे थे। तालीम को तो भाई साहब ने कमांडो और छिकरा और धोबी और काने, कनकटे, कनकटा और लंगड़ा और ये देकर कर दिया पूरा। मेरा ख़ुद एजुकेशन से ताल्लुक़ है, मैंने 8 साल इस शहर में पढ़ा है। ये तालीमी इदारे उनकी क्या, कराची यूनिवर्सिटी में तो कोई सिंधी वाइस चांसलर आज तक नहीं हुआ ना, उसका जाकर हशर देखो। मैं वहाँ स्टूडेंट रहा हूँ, वहाँ पूरी लान ठीक नहीं मेंटेन हो रही, वहाँ करप्शन का गढ़ बना हुआ है, उनके ज़मीनों पर कब्ज़ा हो गया है। इधर कौन से सिंधी हैं? ये कराची में जो इदारे तबाह हो रहे हैं उनमें तो सिंध के लोग हैं ही नहीं, सिंधी स्पीकिंग है ही नहीं। भाई आपने जो आपके सवाल का जवाब था कि ये जो सीटें CSS के एग्ज़ाम में क्या है कि एक तो नंबर 1 कि एक तो इनकी तालीम को इन्होंने तबाह कर दिया है, और जो सुपीरियरिटी थी इनको ये घट कर रह गई है। दूसरा, स्किल्ड जो काम था उसमें इनकी एक है हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई एडवांटेज है। तो वो 17-18 साल के होते हैं, उनको जॉब मिल जाती है तो वो वहाँ से अपना कैरियर एजुकेशन से मुड़कर वो उधर चले जाते हैं और 10-15 साल में वो बिल्कुल सेट हो जाते हैं। बाहर भी अच्छी खासी तादाद जा रही है। लेकिन बेसिक आपके सवाल का जवाब ये है कि इनके तालीम के साथ वो हुआ है जो हमारी तालीम के साथ कुछ सियासी तंजीमों ने किया। देखें, आप बग़ैर तालीम के तो कुछ नहीं हो सकता ना। आप इतने बड़े लोग उर्दू कम्युनिटी में पैदा हुए, पाकिस्तान की तालीम में इश्तियाक हुसैन कुरैशी से लेकर पीरज़ादा कासिम तक एक गैलेक्सी थी पूरी, सर रिजवी, सर अंसारी तक, जॉन एलिया तक,
और बड़े बड़े जो है वो एजुकेशनिस्ट थे बहुत। अब वो जो है तादाद दिन ब दिन कम हो रही है और MQM वालों ने लॉलीपॉप पर लगाया हुआ है कि भाई चढ़ जा बेटा सूली पर, राम भले करेगा। सब हल जो है सूबे बनने में है। और भाई सूबे मैं बताऊँ, पहले इनको ये पता है कि कराची की आबादी सिविल जो है अथॉरिटी में है कितनी? ज़मीन जो है 35% सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, 36-37, बाकी तो किसी और के है। उनको आप क्या करेंगे? और जो 36-7 में उसमें सब आप हैं। आपको मुगालता है ये आदमशुमारी आप जाकर भाई लोगों से करके साजबाज और करके आए हैं 25-30 लाख बढ़ा के। अक़वाम मुत्तहिदा से आप आदमशुमारी कराओ तो लग पता जाए कि असल हक़ाइक़ क्या है। डेमोग्राफिक चेंज हो गई है। आपको पता ही नहीं है कि इस शहर में अब नॉन उर्दू स्पीकिंग की जो है वो बरतरी है। और आप असेंबली में आपने देख लिया कि कैमाड़ी का नुमाइंदा था या डिफेंस का नुमाइंदा था, उन सब ने जो है वो सिंध को बांटने के ख़िलाफ़ वोट दिया है। तो ये अपनी सारी करप्शन, सारी नाकामियों, सारे जो है बदअमालियों का हल महज नौजवान को ये बता रहे हैं सूबा बनाओ। अरे भाई सूबा बनाओ, कराची डिवीज़न नहीं है क्या? कराची डिवीज़न का कमिश्नर कौन है? उर्दू स्पीकिंग है ना। क्यों ठीक नहीं हो रहा? इसलिए ठीक नहीं हो रहा कि आपकी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन इसके ठीक करने में दिलचस्पी नहीं रखती। वो दिलचस्पी रखती है सूबा बांटने में। और ये न आईनी लिहाज से, न कानूनी लिहाज से, न अखलाकी लिहाज से ये मुमकिन ही नहीं है। सूबाई असेंबली की रिकमेंडेशन के बगैर कैसे होगा? आइन को फाड़ोगे? चलो आपने आइन को फाड़ दिया, उसके बाद जो ये 4 करोड़ लोग हैं इनका रेजिस्टेंस आप बर्दाश्त कर सकोगे? 2 दिन 1 हफ्ता जो है वो हाईवे बंद हुआ था, नेशनल हाईवे, तो पता चल गया था ना कि लोग बबलू वाला धरना। हाँ, तो ऐसी बातें करें यार। वो अपने मोहब्बत की, प्यार की बातें करें जो उर्दू के शुरा करते हैं, जो उनके पढ़े लिखे लोग करते हैं। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। जॉन नेलिया मेरा बड़ा है, पीज़ादा कासिम है, जितने में गैलेक्सी ऑफ पीपल है, इतने लोग पढ़े लिखे हैं, हम उनके खादिम हैं। लेकिन ये जो एक इन्होंने, यार कौन सिंधी बर्दाश्त करेगा कि उसकी ज़िंदा होते हुए ये सूबा बन जाए? आप पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एहतजाज करो, सिंध के लोग आपका साथ देंगे। उसकी गवर्नेंस के शाकी हम भी हैं। हमारे भी शहर तबाह हुए। ये पैसा जाता कहाँ है आपको पता है? ये पैसा पीपल्स पार्टी भी लूट कर किसी को देती है। ये हिस्से बखरे हो जाते हैं। शेख साहब, आपने बात की पीपल्स पार्टी की तर्ज हुक्मरानी की, उन्होंने उस पर भी आते हैं। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने ख़ुद करारदाद पेश की इस मामले पे। एक तो तर्ज हुक्मरानी वैसे ही ख़राब है, ऐसी चीज़ों का पीपल्स पार्टी फ़ायदा नहीं ले रही है कि एक करारदाद पेश करके अपने सारे गुनाहों को धो लेते हैं। देखिए, करारदाद की कोई आईनी एक वज़न इतना नहीं है, लेकिन एक मैसेज है कि सिंध के मेजॉरिटी के लोग क्या चाहते हैं। इसकी एक अखलाकी बहुत बड़ी वैल्यू है। और वो तो पता चल गया कि MQM एक तरफ थी, बाकी सारे जमात इस्लामी से लेकर सारी जमातें दूसरी तरफ थी। इससे ज़ाहिर है PP को फ़ायदा हुआ कि भाई उनका जो मौक़िफ़ है वो ठीक है। मैं लाइटर नोट पर आपको बताऊं कि PP को जो है ना 70-80% रसवाई सिर्फ यूनिवर्सिटी रोड की वजह से हुई है, जो खुदा पड़ा है गुज़िश्ता 4-5 साल से। सिर्फ ये रोड बना लेते ना, और जिस बेवकूफ़ाना तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को उन्होंने डील किया है, ये अच्छा खासा बड़ा रोड था और ठीक चल रहा था। भाई आप उसको नहीं बना सकते तो आप क्यों तोड़ते हो? ये तो इनएफिशिएंसी है। और उस इनएफिशिएंसी में सिर्फ कोई सिंधी अफसर थोड़ी हैं, उसमें सब मुख्तलिफ इंजीनियर हैं, दूसरे प्लानर हैं, आर्किटेक्ट हैं, वो मुख्तलिफ लोग हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जो है ज़िम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है। सिर्फ ये रोड बना ले ना यार, मैं इस शहर में रहता हूँ, इन्होंने किस रोड पर अंडरपास नहीं बनाए, ओवरहेड नहीं बनाए। उसके मुस्तफ़ा कमाल के दौर में कोई 15-16 मुझे याद है
ये अंडरपास और फ्लाई ओवर्स बने थे तो बड़ी वाह हो रही थी। इन्होंने तो शाहराह कायदीन पर बनाया है, जहाँ मैं रहता हूँ तो दूसरी जगहों पर जहाँ जाएं। लेकिन एक में अहम बात आपको, ये जो आपने कराची को हमारे दोस्त बेवकूफ़ दोस्तों ने मिनी पाकिस्तान करके पूरी फौज को इधर बुला लिया, लोगों के एक जत्थों को, पाकिस्तान के सारे इलाकों से, बर्मा से, बांग्लादेश से, अफ़गानिस्तान से, सिंधियों की दुश्मनी में इन्होंने इस शहर का बेड़ा गर्क कर दिया, लावारिस कर दिया कि भाई सिंधी न हो, स्पीकिंग न हो, बाकी बर्मी आए, बंगाली आए, बिहारी आए, जो भी आए। अब पीपल्स पार्टी या कोई भी गवर्नमेंट, ये अनकंट्रोलेबल शहर हो गया है। वो प्लानिंग करते हैं फर्ज के 2 करोड़ के लिए तो 1 साल के अंदर लोग हो जाते हैं 2.25 करोड़, करते हैं 2.25 करोड़ के लिए तो 1 साल के अंदर हो जाते हैं 2.5 करोड़। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। कितना वो ये चीज़ों को मैनेज करेंगे? मैं कहता हूँ खुद भले बनेगा तो नहीं, सूबा भी उसको डील नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता जब तक आप एक हाल्ट नहीं लाएंगे। जो बाहर से आबादी आ रही है इस शहर, इतने बेतहाशा लोग आ रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं है, उस पर कभी मुतालबा नहीं किया, कानून साजी के लिए उधर खड़े नहीं हुए, उधर मफादों के लिए सबके साथ नथी हो जाते हैं। या उनकी हुकूमतों के पी के पंजाब को, बलूचिस्तान की हुकूमत को कहो ना, भाई आप सिंध की हॉस्पिटल से फ़ायदा उठाते हैं, आप कराची में आकर रहते हैं, हर फैसिलिटी, तो बजट में भी पैसे दो। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मकबरा जो एक कौमी विरसा है, उसमें सिंध सूबे के अलावा कोई भी सूबा 1 टका नहीं देता। ये गुज़श्ता 8-10 साल से फेडरल गवर्नमेंट ग्रांट देती है और सिंध का सूबा जो है 20 मिलियन देता है। बाबा कौम है जो बलूचिस्तान का, पंजाब का और केपी का और गिलगित और आज़ाद कश्मीर का, उसके लिए कोई गवर्नमेंट 1 टका नहीं देती। वो जो मज़ार कमेटी है वो बहुत मुश्किल से चल रही है। जितने भी कौमी, यानी जो कौमी असासे हैं या कौमी मिल्कियत है, उसमें आप एक इजाफा नहीं करेंगे। बाकी आप सबके लिए शहर के फाटक किसे हमने खोले थे, आपने खोले ना, अब आप भुगतो। एक तो जो है ये कराची तब ठीक होगा जब इसकी पॉपुलेशन पर कंट्रोल होगा और जब आप मेयर के डायरेक्ट इलेक्शन कराएंगे। आप जो है यूसी चेयरमैन से लेकर सबसे एहतसाब करेंगे। कितने टाउन हैं जमात इस्लामी के पास इस शहर के, MQM के पास कितने हैं, PTI के पास? किसी टाउन चेयरमैन के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज हुआ है? मेयर या चीफ मिनिस्टर जाकर वो गटर के ऊपर चौकी देता है क्या? गुलशन इकबाल में वाक़या हुआ है तो उसका नाज़िम जो है वो ज़िम्मेदार है। जो नीपा चोरंगी के करीब बच्चा बेचारा डूब गया था उसमें गटर में, उस नाज़िम के ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो जमात इस्लामी का है। पीपल्स पार्टी की जो तर्ज हुक्मरानी है उसकी वजह से सिर्फ कराची का नुकसान हुआ है या पूरे सूबे के शहरों को नुकसान? मैं तो समझता हूँ फिर भी कराची में आपके इमरजेंसी सेंटर्स काम कर रहे हैं, एम्बुलेंस सिस्टम काम कर रहा है। आपने नहीं देखा गधे गाड़ियों पर और रेडियो पर जो है लोगों को, मरीज़ों को अस्पताल लाया जाता है, लाड़काना और शहदादपुर और शिकारपुर जैसे हॉस्पिटल्स में। गायनीज वार्डों के बाहर जो है वो डिलीवरियाँ हो जाती हैं ख़वातीन की, ये हाल है। ये तो पीपल्स पार्टी को पर गुज़श्ता 17-18 साल से चार्ज है कि उन्होंने सूबे में जदीद तरीके से, मैंने बताया ना आपको कि यूनिवर्सिटी रोड को देखिए, इस शहर के 3 बड़े राउट्स हैं ना। एक सुपर हाईवे जो यूसुफ प्लाजा से आगे लालू खेत और आगे तक चला जाता है बंदर रोड तक, एक यूनिवर्सिटी रोड जो मलिर से क्रॉस करके पूरे शहर को, एक शाहराह फैसल, अब शाहराह भुट्टो बना है, ये 4 है। उनमें से आपकी एक मेन आर्टरी जो है वो डिस्टर्ब है, वो इनसे ठीक नहीं हो रही। इसी तरह से पीपल्स पार्टी जो मॉडर्न मेथडोलॉजी है चीज़ों को करने की, उससे अनजान है।
और सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, एमक्यूएम भी इस वक्त भी तो गवर्नमेंट का हिस्सा है ना, फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा। क्यों नहीं लाते फेडरल गवर्नमेंट से जो है वो पैसे, और इधर क्यों नहीं प्रोजेक्ट्स लगाते? 2002 से रजा हारून अपने इंटरव्यू में कह रहा था, 2002 से आज तक ये इक़्तिदार में बैठे हुए, अपने आप अपना हिसाब देने के लिए तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ये एक मुनज़्ज़म और एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का एहतजाज करेंगे तो मैं भी साथ दूंगा, सिंध के बाकी लोग भी इनका साथ देंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी की सज़ा फिर पूरी सिंधी कम्युनिटी को जो दी जाती है, हमारा रद्द-ए-अमल उस पर आता है। ये समझते हैं कि जो पीपल्स पार्टी है वो पूरी सिंधियों की ये नुमाइंदा जमात है। क्या ये बात दुरुस्त है? कैसे है जमात? दोनों को फॉर्म 47 किसने दिया है? पीपल्स पार्टी के भी हारे हुए कैंडिडेट्स थे ना, बहुत सारे। मेरे कम से कम इंटीरियर का तो मुझे पता है, और इनके तो बिल्कुल गए गुजरे कैंडिडेट थे। इनका तो शायद मुश्किल से एक सीट भी नहीं निकला। हाँ, तो सबको जिसने 47 फॉर्म 47 पर बिठाया है, दरअसल वही फैसला उनके किरदार अदा कर सकता है ना। तो उनको डायरेक्ट बुलाओ और उनको कहो कि भाई हमें मसला हल करा के दो। जिनको उन्होंने मैंडेट दिया है उनको कहो कि जाएं उनके पास। आप जो है ये एक मजलूम, शरीफ और गरीब कम्युनिटी के पीछे पड़े हुए हैं, उसके हज़ारों साल कदीम जो है वो वतन पर जो है कोई पता नहीं कि यार कैसे एक वतन कैसे तश्कील होता है। आप हज़ारों साल जो है वो, जैसे इकबाल का कहना है ना कि नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तो बहुत मेहनत के बाद एक मुल्क बनता है, उसके पीछे न जान न पहचान। पीपल्स पार्टी से आपका है कोई तो पूरा सिंध आपके टारगेट पे। ये आप क्यों कर रहे हैं? असल जो है हम पर ये पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में आप टारगेट एक सूबे को कर रहे हैं, एक वतन को कर रहे हैं, एक कम्युनिटी को, एक कौम को कर रहे हैं। ये बंद करें। इनके जो है पढ़े लिखे लोग बैठें हमारे आलमों दानश्वरों के साथ, एक थिंक टैंक बनाएं दोनों कम्युनिटीज़ की, दोनों आपस में बैठकर चीज़ों को डिस्कस करें, सॉर्ट आउट करें। ऐसे नहीं है कि सिंधियों की सारी बातें कोई ठीक होंगी। हमारे यहाँ भी लूप होल्स होंगे, हमारे पार्ट पर भी गलतियाँ होंगी, हमारे पार्ट पर भी ख़राबियाँ होंगी। हम उनको दूर करें, वो भी दूर करें। बैठकर आप वारसी करके देखें, मिल कर बैठें, वारसी करके देखें यही शहर कराची ठीक होता है ना। पार्टीशन से पहले चूँकि इस शहर की ओनरशिप थी, चाहे वो पारसी हो, ये शहर आपको मैं बात बताऊं, ये एक खुशकिस्मत शहर है कि पार्टीशन से पीछे अब आप सदर में जाएंगे ना, गोवंस जो गोवा से माइग्रेट करके लोग इधर आकर बैठे, जो बेसिकली पोर्चुगीज़ नस्ल से हैं, वो भी रहते हैं, यहूदी भी रहते थे, ईसाई। मतलब मैं तो कभी कभी आइडा रियू कब्रिस्तान में, आइडा रियू इंस्टीट्यूट में चला जाता हूँ, गोरा कब्रिस्तान में चला जाता हूँ। मैं तो हैरान होता हूँ कि कराची ऐसे था। पारसी कम्युनिटी जो देखें, जमशेद मेहता को इन्होंने इधर अपना मेयर किया, हकीम हसन सिंधी स्पीकिंग 7 का एक देहाती, उसको इस शहर ने पार्टीशन से पहले मेयर किया। और जो है वो अपना आमरी का था, जो एक मशहूर कराची का मेयर था, जिसने ये लाइट ले आया था। तो ये तो शहर एक सेकुलर रवायत का था। यहाँ के मेयर अफ़गानी भी रहे हैं, सिंधी भी रहे हैं, बलोच भी रहे हैं। एक बहुत अच्छा शहर था, बहुत अच्छा तजुर्बा था। बाकी मतरूका सिंध, भाई मतरूका सिंध, चलो जो मतरूका सिंध थी वो क्या थी? वो तो नुमाइश तक ख़त्म हो जाती थी ना सोल्जर बाज़ार पर, हिंदू इधर तक रहते थे ना। नेटिजेटिव पुल और ये जो गार्डन का इलाका, ये थी मतरूका कराची। उससे आगे तो गुरु मंदिर से गुलशन और आप सोराबगोट जाएं, ये तो गबोलों के गांव थे, और जो इनके कलमतियों के। और उधर आप जाएं शारा फैसल से जो आगे निकलें आप इस टारगेट से, तो बाकी तो सारी जोखियों की ज़मीनें थी।
ये मतरूका कहाँ से हुई? उधर से नाज़माबाद और लियाकताबाद और फेडरल बी एरिया और फेडरल सी एरिया और शरीफाबाद और गरीबाबाद, ये कैसे बने? अजीज़ाबाद बने किनकी ज़मीनें थी? देहातियों की ज़मीनें थी ना। केडीए ने उनको बिल्डोज किया, उनके जो सदियों से उनकी ज़मीन थी उनको बेदखल करके कॉलोनियाँ बनाई गई, लेकिन हमने उसको पास समझ करके नज़रअंदाज कर दिया। भाई इधर PCH से फलां कॉलोनियाँ है, आपके मज़े लगे पड़े। ये कह रहे हैं कि जब ये हमारे दोस्त आए, इनके अब्बा वजदाद आए, सिंधियों के जो गोट थे उनको बर्बाद किया गया, बिल्डोज किया गया, इन्हें बसाया गया। मैं आपको मतरूका सिंध का, ये जो हमारे दोस्त सब नारा लगा रहे हैं मतरूका सिंध, एक इनका हल्का है मतरूका सिंध। पहले तो जो मतरूक तर्क हुआ ये कैसे, उन बेचारों गरीबों को यहाँ मार कर भगाया आपने। कोई सिंधी हिंदू और सिंधी मुसलमानों का झगड़ा था क्या? वो तो बंगाल में हुआ और पंजाब में हुआ। हम वो तो 48 तक आराम से बैठे थे। फिर आपके ये हाशिम रज़ा और मसूद खदर पोश और फलां उन्होंने आकर हंगामे करवाए, वो डर के भागे। जो डर के भागे उनके तर्के पर आप कब्जा करके बैठ गए, वो मतरूका है। मैं बताता हूँ कि वो मतरूका का भी कोई हद थी ना। ये 4-5 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका था जहाँ हिंदू रहते थे कराची में, बाकी तो सारे विसिनिटीज़ में सारे मुसलमान थे। चाहे आप इधर समंदर की तरफ चले जाएं, चाहे आप मलिर डग रोड, ये सारे गडाब जाएं, ये तो बलोच और जोखियों कम्युनिटी हाँ बड़े तादाद में आबाद थी। तो ये हकीकत पसंदी नहीं है कि शहर को घेरे में कौन रखे बैठा है, ये किसकी ज़मीनें हैं और कितनी आबादी है। भाई आपका मुस्तकबिल तो सिंध और सिंधियों से जुड़ा हुआ है ना। सर आप कह रहे हैं कि मुस्तकबिल सिंधियों से जुड़ा हुआ है। इनकी जो तंजीमों ने जो नए नस्ल को कहा है आप मुहाजिर हैं, आपके साथ जुल्म है, आपके हुकूक गज़ब किए जा रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती, ये हो रहा है, तो दुनिया में कोई ऐसी कौम, कोई ऐसा मुल्क, ऐसा शहर है जिसमें जिनकी 3 नस्लें पैदा हो गई हों फिर वो भी कहें आप मुहाजिर हैं? कोई एक देख रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, मुझे बताएं। देखिए पहले तो ये आपको मैं बात बताऊं कि वो ज़िंदा और मुतहरिक कौम वो होती है जिसमें मुख्तलिफ़ ज़ुबानें, मुख्तलिफ़ नस्ल ख़त्म होते हैं और एक नए कल्चर को जन्म देते हैं। सिंध को ये एजाज़ है कि अरब आए, अरगून आए, तुर्खान आए, पठान आए, पता नहीं कौन कौन आया, लेकिन वो उस ऑनरशिप होती चली गई। भाई हमारी तारीख़ का सबसे जो बड़ा बंदा है शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो, वो कौन थे? हेराती सैयद था, वो खुद मुहाजिर था, लेकिन उसने तो क़यामत सिंध को ज़िंदा कर दिया अपने कलाम से। GM सैयद कौन था? वो काज़मी सैयद था। तो ये सारे लोग, अब मैं आप यहाँ से जाकर थोड़ा UAE में तो ये टशन दिखाऊं कि भाई मैं तो मुहाजिर हूँ, ये सऊदी अरब में तो दिखाऊं या कहीं किसी और मुल्क में दिखाऊं, ये बातें इवन पंजाब में नहीं दिखा सकते। तो ये ऐसी बात हो जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करे, जो तारीख़ी हक़ाइक़ से मैच खाती हो, जो इंसानी अक़दार, इंसानी हुकूक के दायरे में आती हो। बाकी गुर्बत और जो है पसमानदगी, बेरोज़गारी, ये पूरे पाकिस्तान के मसले हैं, सिंधियों के भी हैं, उर्दू स्पीकिंग के भी हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये आपको कहना चाहता हूँ बार बार कि उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी का मुकद्दर जो है वो सिंधी स्पीकिंग कम्युनिटी के मुकद्दर से अलहदा नहीं है। यही बात अब अल्ताफ़ हुसैन जब समझ चुके हैं तो उसको निकाल कर बाहर कर दिया कि नफ़रत की बुनियाद पर आप जो है वो आगे बढ़ो। और इसी तरीके से इन्होंने नौजवानों के जहन को जो है वो गंदा किया है, उसको जो है ख़राब किया है। क्यों कि नौजवान जो ये जी जनरेशन है, ये सिर्फ हक सामने जो देखती है कि ये क्या है, बैकग्राउंड इनको पता ही नहीं है। बैकग्राउंड इनको बताते ही नहीं है कि भाई जब हमारे आबा अजदाद आए तो इस धरती ने हमें क्या दिया, और हम इक़्तिदार में रहें तो हमने आपको क्या दिया। 40-50% हिस्सा होता था MQM का इक़्तिदार में। कितना शहर में टेरर था, आपने क्या दिया? आपने जो मॉडल लेकर आए थे वो सारे मॉडल नाकाम हो गए, वो खुद पैसा बनाकर भाग गए, अब इधर आ नहीं रहे।
तो ऐसे नहीं है। पीपल्स पार्टी करप्ट, इनएफिशिएंट और एंटी पीपल लोग सिर्फ एक कम्युनिटी में नहीं है, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है, इनमें भी है और पार्टियों में भी है, नवाज लीग में भी हैं, पीटीआई में भी हैं। आप करप्शन के खिलाफ बात करें, आप कम्युनिटी के में हेट्रेड और नफ़रत फैलाने की बात करेंगे तो उससे जो रद्द-ए-अमल होगा वो आप जो है बर्दाश्त नहीं कर सके। कि इनके नौजवानों के लिए क्या पैगाम देंगे कि वो भटके हुए हैं, जिनको ये मिसगाइड कर रहे हैं। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्लेटफार्म है जिसकी तवज्जो से कराची से बाहर जो दीगर रहते हैं, कराची से बाहर रहने वालों को तो कोई मसला नहीं है, यहाँ वालों को उन्होंने बड़ा मिसगाइड कर रखा है, उनके लिए क्या पैगाम है? भाई देखिए ना, ये उर्दू स्पीकिंग लोग घोटकी से लेकर डहरकी से लेकर और ठट्टा तक रह रहे हैं बड़े आराम से, रिश्ते भी हो रहे हैं आपस में सिंधियों के, और उनके शादी गमी का ताल्लुक भी है। मीरपुर ख़ास में, शदादपुर में, जहाँ जहाँ इनके हैं वो सिंधी भी बोलते हैं और उनके साथ कोई इशू नहीं है, अपने वो दुख और सुख बांटते रहते हैं। अब यहाँ के नौजवानों को पहले मैं मशवरा दूंगा, मेहरबानी करके किसी भी बहाने से पहले तो आप कराची से बाहर निकलें, जाएं सुराब गोट से और गगर फाटक से बाहर जाकर ज़िंदगी को देखें, अपने रिश्तेदारों के यहाँ मेहमान बने जाकर। आपको पता चलेगा कि वहाँ के सिंध के लोग आपकी कितनी खिदमत करते हैं। नंबर 2 कि हमारे कल्चर डिपार्टमेंट को और हमारे ख़ुद सिंध के मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस किस्म के दौरे और टूर्स और इस यानी ट्रेवल्स और ये करें ताकि लोग एक दूसरे के साथ शनासाई हों, लोगों को पता हो कि लैंसडाउन पुल कहाँ है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, भुट्टो साहब का मज़ार कहाँ है, शिकारपुर की जो कुल्फ़ी है वो क्या होती है, इसके खैरपुर की खजूर का क्या टेस्ट है, घोटकी के पेड़े का क्या है, लाड़काना में दिलीप की मिठाई क्या है, दादू का जो है वो उगम का हलवा क्या है। आप अपने खाने पीने की चीज़ों को म्यूचुअल टेस्ट करें, एक दूसरे के इलाकों में आए जाएं, एक दूसरे के करीब आएं, तो आप देखेंगे कि ये नौजवान, इनका माइंडसेट चेंज होगा। और ख़ुद ये भी ज़रूरी है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी मैं देखता हूँ कि इस्लामाबाद या हैदराबाद में कई सिंधी पकवान घर हैं, होटल हैं, उर्दू स्पीकिंग लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, बैठते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो नौजवानों को हमारा भी फ़र्ज़ है कि इनकी ओनरशिप दें, इनको बताएं कि आप हमारे हैं। आप को जो जहन में एक मखसूस सियासी एजेंडा डाला जा रहा है वो गलत है, और आप हमें इतने अजीज़ हैं और करीब हैं जितने हम हमारी अपनी औलाद है, जितने हमारे अपने रिश्तेदार। आप सिंध में जाकर तो देखें ना, मैं दावे से करता हूँ आज भी 5 कराची के नौजवान हज़ार रुपया जेब में रख कर निकल जाए इंटीरियर से, आपको खाना भी मुफ्त में मिलेगा, और नहीं तो आपको रात को मस्जिद में ठहराएंगे भी मुफ्त में। उता के सर मतलब हर चीज़। ये वो कैसे है, मेरा ख्याल है कि फैज़ ने कहा ना कि दिलों की दूरियां बढ़ती रहेंगी गर मशवरे बाहम न होंगे। वाह वाह। जब हम एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये गलतफहमियां ख़त्म हो जाएंगी। भाई इनको फ़ख्र होना चाहिए कि इनके आबा व अजदाद में कितने बड़े लोग थे जिन्होंने बरे सग़ीर में इल्म अदब की शमएं जलाई, जिन्होंने एक, अगर कोई जो है ना जोश का और जॉन एलिया का और दाग का जो है वो बनकर हमसे बात करता है तो हम तो खादिम हैं उनके, जो मोहब्बत की बात करते हैं, जो लोगों को करीब लाने की बात करते हैं। तो दिलों की दूरियां तब बढ़ेंगी जब हम बैठेंगे नहीं, बैठना ज़रूरी है। मेरे दोस्त हैं MQM के हैं बड़े ज़बरदस्त, मोमिन खान मोमिन, हम लड़ते भी हैं, बातें भी होती हैं, कुछ वो मानते हैं कुछ मैं मानता हूँ। एक हमारे पंजाबी स्पीकिंग दोस्त हैं आरिफ पाशा, कल भी मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मेरे पोस्टिंग्स पर तबसरा किया, मैंने
उनको अपनी वजाहतें दी। तो हमारे उनके साथ ताल्लुक़ है। मेरे दोस्त उर्दू स्पीकिंग, कोई शिकागो में बैठा हुआ है, कोई टोरंटो में बैठा हुआ है, उनके साथ हमारी यही एक्सचेंज होती रहती है। ये लोग जो बातें कर रही हैं यहाँ की, या इनके पॉलिटिकल जो लोग हैं जो वोट के लिए, सपोर्ट के लिए, क्योंकि MQM एक तो अब टुकड़ों में बट गई है, और दूसरा ये है कि उनके वोट जो है वो अब डिस्ट्रीब्यूट हो गए। जमात इस्लामी, PTI, खुद पीपल्स पार्टी ने भी अच्छा खासा वोट जो है बैंक कैप्चर तो किया है हाँ, कराची का। और इनको पता है कि इनको फार्म 47 पर इधर बिठाया गया है। तो ये परेशानी में उस एजेंडा को प्रमोट कर रहे हैं ताकि उनके अपने सारे मामलात, जराइम और कमज़ोरियाँ छुप जाएं। एक कम्युनिटी को, दोनों को आपस में लड़ा कर और पॉलिटिक्स करें, उसमें कहीं पीपल्स पार्टी भी जो है आग भड़काती है, और MQM का तो काम ही यही है। तो इनको, हमारे जो सीनियर एलिमेंट हैं, नौजवान हैं, इनको सुनना पड़ेगा और जो है वो पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, म्यूज़िक के थ्रू, आर्ट के थ्रू, और मुख्तलिफ जो है वो दूसरी एक्टिविटीज़ के थ्रू। और इसमें हमारा भी कसूर है, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, इनको ओनरशिप देनी चाहिए। यहाँ के काठियावाड़ी हैं, कच्छी हैं, मेमनी हैं, गुजराती हैं, मुस्तफ़ा कमाल से, वो उनकी ज़ुबान तो मुझे समझ कर मैं उनकी जब ज़ुबान समझता हूँ भी, बोलता भी हूँ। कच्छी और सिंधी में 5% फ़र्क है, काठियावाड़ी और सिंधी में 20% फ़र्क है, मेमनी और सिंधी में 20-25% फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है। इनका ज़ोर भी वही है, महाजर का ज़ोर है। भाई हम कहते हैं आप सिंधी हैं और हमसे बेहतर सिंधी हैं और सिंध के इंटरेस्ट से वाबस्ता हों, आप सिंध को संभालें, आप सिंध को आगे ले जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं। कल अगर मैं एक अदीब रिजवी या GM मैकरी और इस किस्म के लोग अगर वो सिंध के चीफ मिनिस्टर होते हैं तो मुझे तो कोई इतराज़ नहीं। वो कई सिंधियों से ज़्यादा अच्छे आदमी हैं। अब्दुल सत्तार ईदी जैसा बंदा हो जाए, वो सिंध पर हुक्मरानी करे, हमें तो कबूल है। ये नस्लन सिंधी हम थोड़ी चाहते हैं, हम वतनी सिंधी चाहते हैं। सिंध के इंटरेस्ट के साथ अपने आप को जोड़े रखो, आप कोई भी ज़ुबान बोलते हो, हम फ़र्क नहीं पड़ता। सर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वजाहतें दी और काफ़ी तारीख़ी हक़ाइक़ भी बयान किए, तो बहुत शुक्रिया सर एक बार आने का। बड़ी मेहरबानी। व्यूअर्स, आपने सिंध के दानिशवर इनाम शेख साहब की बातें सुनी। उन्होंने बहुत तारीख़ी हक़ाइक़ से आपको समझाने की कोशिश की है और यूथ के लिए बहुत बड़ा पैगाम भी दिया है। पीपल्स पार्टी की तर्ज़ हुक्मरानी भी तनकीद भी की है। MQM की जो साजिशें हैं उन पर भी उन्होंने शदीद तनकीद की है। उन्होंने आखिर में यह भी कहा है कि कुछ कोताहियाँ हम सिंधियों में भी है, हमें भी आगे बढ़ना है, तो इनके बाशूर लोगों को भी आगे बढ़ना है और हमें ये कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करना होगा। ये सूबा हम सबका है, हमें सबको इधर मिलजुल के रहना है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।